अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.7। बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.7 के अंदर आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा न्यू नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मतलब पहले वैल्यूज बहुत कम छोटी छोटी थी जिस पर आपको प्रैक्टिस करवाई गई अलजेब्रिक फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्री की। अब जस्ट उसी को उन्होंने थोड़ा सा और क्वेश्चन को आपस में एक लेवल हल्का सा हाई करके आपको दिया है कि अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, सो सिंपल डेरिवेटिव लेना है। सो आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया। एक न्यू कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन वो जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले रूल क्या था? पावर रूल लगेगा। पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर कम हो गया तो 5 - 1 4, और फिर उसी फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। ठीक है बेटा, याद है ना, हमने ये रूल पढ़ा था। फंक्शन पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर कम हो गया और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। सो 5 दिस फॉर्म। बेटे x का डेरिवेटिव तो 1 आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या है साइड पर लेके देखते हैं। बेटे माइनस तो मैं इधर लिख देती हूँ और फिर 1/x के का डेरिवेटिव लेते हैं साइड पे। सो d/dx ऑफ, यहाँ कॉमा लगा दें, क्वेश्चन मार्क कर दें। बेटे इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये -2 हो गया। अब -2 पे पावर रूल लगा, x की पावर -3 हो गई। -2 में से -1 गया, -3। बेटा ये माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो गए? प्लस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दो बातें हैं। पहला, आप या तो सेपरेट जब ले रहे हो डेरिवेटिव तो क्वेश्चन के पास लो, ताकि टीचर आपके एग्जामिनर देखे कि भाई इसने सोल्यूशन साइड पर सॉल्व किया है, और चाहो तो इसके अंदर भी कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब इसमें देखो फंक्शन का स्क्वायर है, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि आपने इस पे क्या अप्लाई करना है? पावर रूल। ठीक है, जो भी फंक्शन है उस पे क्या आ जाएगा? पावर रूल। बेटा पावर रूल क्या कहती है? 2 नीचे आ जाएगा, इस पूरे फंक्शन की पावर में से एक नंबर कम हो जाएगा। तो पहले 2 था, 2 में से 1 जाएगा तो सिंपल 1 रह गया, और फिर फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव। अच्छा, अब देखो ये तो एज इट इज चलेगा। अब ये दोनों अगर डिवाइड हो रहे हैं तो इस पे कौन सा रूल लगने वाला है? हमने पढ़ा था ना, कोशेंट रूल। ठीक है, चलें अब ये लगाते हैं। ये टर्म ना एज इट इज साथ चलती रहेगी, इस पे हम रूल लगाएंगे। बेटे रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर वाली जो भी टर्म है उसका स्क्वायर ले ले, वो टर्म एज इट इज लिखे, और फिर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लें। माइनस का साइन, वो टर्म एज इट इज, और पिछली वाली का डेरिवेटिव। सिंपल इजी। ओके, x² - 1। बेटा देखो x² + 1 की एक पावर ये है और दो पावर ये है। आप चाहो तो साइड पे इसकी पावर 3 करके साइड पे कर दो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x² + 1 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का तो 0 होता है, माइनस का साइन लगाया, फिलहाल ये एज इट इज लिखा, x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, ओके। अब बेटा डेरिवेटिव सारे अप्लाई हो गए, अब हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 2 इंटू x² - 1 x² + 1 इंटू 2x, अब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? 2x³ + 2x -2x³ माइनस माइनस प्लस 2x। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितने हो गए? 4x। सो वो 4 2 सा 8 हो गया, 8x दिस टर्म और दिस टर्म। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। 2x और 2x, 4x हो गया, 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम इस पे कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ओके, हम यहाँ पर मेंशन भी कर देंगे साइड पर कि हम प्रोडक्ट रूल की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहला फंक्शन हम एज इट इज लिखते हैं,
और सेकंड वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। 3x माइनस 1 की पावर 4। अब डेरिवेटिव जब लेना है तो हमारे पास कौन सा रूल यूज होता है? पावर रूल। सो पावर साइड पर आ जाएगी, पावर में से एक नंबर माइनस हो जाएगा और फंक्शन का खुद से दोबारा डेरिवेटिव। ठीक है, इधर भी ऐसे ही है, पावर साइड पर आ गई, पावर में से एक नंबर कम हो गया और फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर देखिए तो इन क्वेश्चन में नया कोई भी स्टेप नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन मॉडिफाई इस तरह हुए हैं कि आपके स्टेप्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, सो ये बन जाएगा 3x माइनस 1 की पावर 4, ये 5 स्टार्ट में आ गया, माइनस 2x प्लस 9 की पावर 4। अब डेरिवेटिव्स लें, x का डेरिवेटिव के साथ क्या आ जाएगा? -2, 9 आपके पास 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। पावर 5, 4 को स्टार्ट में लिख दें, इसका क्यूब। 3x का डेरिवेटिव 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो ये -2 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -10 हो गया। पावर 4, इसकी भी पावर 4 है, 4 3 सा 12, इसकी पावर 5 आ गई और ये क्यूब में आ गया। ठीक है, सो बेटा दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके हो गया, ठीक है। -2x प्लस 9, ये 5 नहीं है 2 है, ये -2x था। ओके, सो ये आपका सोल्यूशन। आप चाहो तो इसमें से टर्म्स कॉमन ले लो, कॉमन लेके मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखो तो आपके पास थीटा लिखा हुआ है। पिछले क्वेश्चन सारे एक्स की फॉर्म में थे, अब किस फॉर्म में? थीटा में। तो बेटा आपने थीटा के साथ डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, कैसे? d बाय डी थीटा ऑफ द फंक्शन। ठीक है, पहले आप क्या लिखते थे? d बाय डी एक्स, अब हम लिखेंगे d बाय डी थीटा। दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज होगा। अब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज हैं उससे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये टर्म तो एज इट इज आ गई, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पावर रूल सबसे पहले आया, 2 नीचे आ गया, tan की पावर 1 कम हो गई और फिर tan का डेरिवेटिव आ गया, प्लस इस टर्म को एज इट इज लिखने दिया, इधर से भी पावर नीचे आ गई, एक नंबर कम हो गया और एंगल का दोबारा से, फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव। सो 2 थीटा प्लस 1 का क्यूब, ये 2 स्टार्ट में लिख दे, tan थीटा। अच्छा, tan थीटा का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था सीकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस tan स्क्वायर थीटा, 3 मैंने स्टार्ट में लिख दिया। 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? सिर्फ 2। देखें, d बाय डी एक्स ऑफ 2x, तो हम सिंपल 2 लिखते हैं। अगर 2 थीटा आ जाए तो वही रूल इंप्लीमेंट होंगे। सो यहाँ पर आपके पास आ गया 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो इसमें आपके पास tan ही कॉमन आ रहा है, आप कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज इस फॉर्म को एज इट इज भी चला सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ तो 2 थीटा प्लस 1 का स्क्वायर tan थीटा कॉमन आ सकता है। सो यहाँ क्या रह जाएगा? अच्छा, 2 दोनों में, 2 भी कॉमन चला गया, 2 थीटा प्लस 1 रह गया और सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पर 3 tan थीटा इंटू 2 थीटा प्लस 1। ठीक है, सो ये आपके पास एक मॉडिफाई सी फॉर्म बन गई है। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे भी अपना आंसर कंसिडर कर सकते हो। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास डेटा गिवन है sin 2x cos 3x। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप देखो तो आपके पास दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो तो प्रोडक्ट रूल का हमने क्या रूल पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं। सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अच्छा अब कॉस का डेरिवेटिव आपको याद हो तो वो था माइनस साइन एक्स। ठीक है, और एंगल का डेरिवेटिव साथ लिखते होते थे, प्लस कॉस 3x आ गया। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस x और साथ एंगल का डेरिवेटिव। चलो अब अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो तो ये 3x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 3, सो माइनस 3 साइन 2x साइन 3x, यहाँ से सिर्फ 2 आएगा, प्लस 2 कॉस 3x कॉस 2x। ये है आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन। पॉजिटिव टर्म हम पहले लिख लें और नेगेटिव टर्म बाद में, और अगर उस तरह भी रहने तो दोनों तरीके से आपके आंसर करेक्ट है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 5 गिवन है। सो इसको सॉल्व करते हैं। बेटा डेरिवेटिव के लिए मैंने इस पे प्राइम लगा दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड 4x tan 2x की पावर 5। तो यहाँ पे हमारे पास पावर रूल यूज हो जाएगा, पावर साइड पर आ जाएगी, सीकेंड 4x tan 2x, इसमें से एक नंबर कम हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 4, और आपके पास फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव सीकेंड का भी और tan का भी। ठीक हो गया, पावर रूल यूज किया, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस डेरिवेटिव। सो अब ये टर्म तो एज इट इज 1 बाय 1 चलती जाएगी, इसकी पावर क्या है 4। अच्छा अब सीकेंड 4x का डेरिवेटिव, सीकेंड का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था सीकेंड x tan x। ठीक है, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव भी साथ लिखना पड़ेगा, प्लस tan का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था सीकेंड स्क्वायर x, तो फिर इसके साथ एंगल का डेरिवेटिव चाहिए 2x आ गया। ठीक है, ओके अच्छा अब ये आ गया 5 सीकेंड 4x प्लस tan 2x की पावर 4, यहाँ से डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव 4 है, सो 4 सीकेंड 4x tan 4x, ये सारा 4 आ गया, प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, सो 2 सीकेंड स्क्वायर 2x। इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन है, सो 2 कॉमन लेते हैं, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी विल लेफ्ट विद द 10 प्लस tan 2x की पावर 4। अच्छा 4 जब यहाँ से कॉमन चला 2 कॉमन चला गया तो वी आर लेफ्ट विद 2, सो सीकेंड 4x tan 4x, ये 2 कॉमन में ऑलरेडी जा चुका है, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर पावर रूल थी, पावर था तो हमने पावर रूल यूज किया और एंगल्स के डेरिवेटिव्स लिए। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे स्किप करते हैं वो है एंगल का डेरिवेटिव नहीं लेते, एंगल का डेरिवेटिव लेना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा अब आपके पास देखो आप यहाँ पे प्राइम लोगे h प्राइम ऑफ t, अब d बाई डी एक्स नहीं आएगा, जिस तरह पिछले क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर कहाँ पे ये थीटा था तो हमने थीटा से इसको डिवाइड किया, अब हम क्या करेंगे t से डिवाइड करेंगे, d बाई डी टी, सो t प्लस साइन 4t 10 प्लस कॉस 3t। ठीक है, अब दो फंक्शन अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं, क्वोशंट रूल। सो क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग नीचे वाली जो हमारी टर्म होती है डिनोमिनेटर, उसका स्क्वायर लेते हैं और फिर वो नाम एज इट इज लिखते हैं, फिर आप डेरिवेटिव लेते हो किसका, ऊपर वाली टर्म का, इसके दरमियान नेगेटिव साइन यूज होता है, ये आगे टर्म
और अब पिछले वाली टर्म का डेरिवेटिव 10 प्लस कॉस 3t। चलो ठीक हो गया। अब हम इनके डेरिवेटिव्स लिखते हैं, तो 10 प्लस कॉस 3t एज इट इज आ गया। t का डेरिवेटिव, जिस तरह x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 है, सेम इसी तरह t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1 आ गया। साइन का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है cos 4t, और फिर एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा ओके माइनस t प्लस साइन 4t। अब 10 हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, सो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे 0, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और साथ एंगल का डेरिवेटिव दोबारा से। ये हमारी पूरी की पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी किस पे, 10 प्लस कॉस 3t के स्क्वायर पे। ओके हो गया। सो हमने सारे डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए, आप सिर्फ इसको थोड़ा सा नीट करते हैं। 10 प्लस कॉस 3t, यहाँ पर देखें 4t का डेरिवेटिव 4 आ गया, सो 1 प्लस 4 कॉस 4t। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा अब ये देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, 3t का डेरिवेटिव 3 आ गया, साथ साइन 3t आ गया इंटू t प्लस साइन 4t। ठीक है, दिस ऑल टर्म डिवाइडेड बाय 10 प्लस कॉस 3t का होल स्क्वायर। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यहाँ तक आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, सो दिस इज मोर देन इनफ। यहाँ पर हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास वेरिएबल जिसके थ्रू आप सॉल्व करते वो t आ गया। सो x t p कुछ भी आपके पास पेपर में गिवन हो सकता है। नाउ tan। अच्छा अब इसके अंदर एक यूनिक चीज ये है कि उन्होंने एंगल के अंदर भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूला है उस पर ग्रिप होनी चाहिए। सो इस पे अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, tan ऑफ cos ऑफ x बाय 2। ओके जी, यहाँ पर देखो तो आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ tan cos आ गया। अच्छा अब अगर आपको याद हो तो हमने डेरिवेटिव जो पढ़ा है किसका, tan ऑफ x का। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर x को यूज करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर x। अब क्योंकि एंगल डिफरेंट है तो मुझे एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा तो ये आ गया सीकेंट स्क्वायर कॉस x बाई 2, एंगल आ गया। बेटे कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। अब क्योंकि एंगल फिर से डिफरेंट है तो आप एक दफा फिर से एंगल का डेरिवेटिव लोगे। ओके अच्छा अब x बाई 2 का डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म होती है वो डेरिवेटिव होता है। सो ये 1 बाई 2 और माइनस साइड पर लिखते हैं, सीकेंट स्क्वायर कॉस ऑफ x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2। ठीक है, सो ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो नई चीज वो ये थी कि उन्होंने आपको एंगल के अंदर एंगल जो भी गिवन था tan का, उसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज में या फिर शॉर्ट में आ सकते होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटे, यहाँ पर तक आपके पास जो क्वेश्चन हमने 8 तक सॉल्व किए हैं ये सारे आपके पास नॉर्मल जिस तरह आप पिछली पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हुए आ रहे थे वैसे थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने एक नई टेक्निक थोड़ी सी देखनी है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास अगर यहाँ पर देखो तो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। निकालना आपने डेरिवेटिव भी है, रूल्स भी सारे वही हैं। सो इस इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है। सो यहाँ पर बेटा हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। अच्छा अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए तो आप देखो तो y इज इक्वल टू फंक्शन लिखा होता था, ऐसा ही है, y बिल्कुल सेपरेट और x बिल्कुल सेपरेट था। ठीक है, इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर x और y मिक्स होके एक साथ ही वो आपको दे दें, ठीक है, तो ये फॉर्म कौन सी बन जाती है, इम्प्लिसिट। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब अगर आप देखो तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व आपने कैसे करना होता है, आप लिखते हो कि टेकिंग डेरिवेटिव
विद रिस्पेक्ट टू, आपने डिफरेंशिएशन ली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी आपका वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिएगा तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ 8, ठीक है। आपने डिफरेंशिएशन ली, इसको जरा सा यहाँ पर आप लिख दें कि हमने डिफरेंशिएशन लिया, डिफरेंशिएशन। चलो अब देखो 4x स्क्वायर, ये तो नॉर्मल है, 4 बाहर आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 पावर रूल से नीचे आ गया, x की पावर में से एक नंबर माइनस। अच्छा अब देखो y भी है तो वेरिएबल ही ना, इसको भी डील वैसे ही करेंगे, पावर रूल से 2 y में से एक वैल्यू कम हो गई, लेकिन क्योंकि y और x आपस में सेम वेरिएबल नहीं है तो हम साइड पर dy बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। ये रूल आपने हमेशा याद रखना है। अगर तो ये dy बाई डी वाई होता फिर मसला नहीं था, फिर 1 नहीं आता, लेकिन अगर y है और आप x के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर रहे हो तो dy बाई डी एक्स साथ लाजमी आता है। सेम अगर t स्क्वायर होता तो आप कहते हैं 2t dt बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 4 2 जा 8x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको उन्होंने क्या कहा था, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो इन क्वेश्चंस में हमने यही करना होता है, dy बाई डी एक्स वाली टर्म को एक साइड पे रखते हैं, बाकी टर्म दूसरी साइड पे चली जाती है। सो dy बाई डी एक्स आ गया -8, 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, dy बाई डी एक्स के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखो तो मेरे पास कटिंग हो सकती है, 2 4 से कट हो सकता है, ये आ गया आपके पास सोल्यूशन, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बेटा एक बार फिर से देख लो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर क्या फर्क है। एक्सप्लिसिट में आपके पास वेरिएबल बिल्कुल सेपरेटली अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक साइड पे y है, बाकी सारा फंक्शन उस साइड पे आ गया, सिंपल y, इसको भी मजीद इजी करें, y इज इक्वल टू समथिंग, लेकिन इम्प्लिसिट में ऐसा नहीं होता, इसमें आपको x y वेरिएबल साथ ही मिलते हैं देखने को। मूव करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने क्या अप्लाई करना है, डेरिवेटिव, x पे भी डेरिवेटिव आ गया, x y दोनों पे, फिर y स्क्वायर पे, 20 पे और 0 पे। x का हमें सोल्यूशन पता है, x का डेरिवेटिव होता है 1। अब x y दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज होगा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। वाई स्क्वायर के ऊपर हमारे पास कौन सा रूल इंप्लीमेंट होगा, 2y पावर रूल, पावर नीचे आ गई, एक नंबर माइनस, साथ हम क्या लिखते होते हैं, dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा जी अब देखो dx बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है, सो ये आपके पास सिर्फ y आ गया, dy बाई डी एक्स। अच्छा अब 1 अब y का दूसरी साइड पर ले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये चले पहले इसको एज इट इज लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे, dy बाई डी एक्स ये बन गया -1 माइनस y, दोनों दूसरी साइड पे चले गए, सो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2, सो ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी टर्म के साथ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, सो x माइनस 2y। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं, बट फिलहाल तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अब अगर आप 11th क्वेश्चन की तरफ देखो तो इससे भी हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सारे टर्म्स पे, y का स्क्वायर 10x दिस, ठीक है, ओके। बेटा y की पावर 4, इस पे कौन सा रूल इंप्लीमेंट होगा, वही पावर रूल, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस, और साइड पे क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, अगेन पावर नीचे आ गई और साथ dy बाई डी एक्स, 10x का डेरिवेटिव 10 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, 4/³ माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, 10 के साथ जाके क्या हो जाएगी,
डिवाइड। आप इसको भी सोल्यूशन कह सकते हो, और अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में 2y कॉमन भी आ रहा है, यहाँ पे रह जाएगा 2y² - 1। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। हमने क्या करना होता है, हमने जस्ट डेरिवेटिव्स अप्लाई करके dy/dx को सेपरेट करना होता है। और इसमें एक न्यू चीज ये है कि इसमें हमारे पास y भी यूज हो रहा है, तो हमें फिर dy/dx भी साथ लिखना पड़ता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अगर आप देखो तो आपने जब डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ये आपके पास प्रोडक्ट रूल बना देगा, क्योंकि दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर आ जाएगा दिस वन और दिस वन। चलें, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे पावर रूल लगेगा, ये 2 तो एज इट इज, पावर वाला 2 और x की पावर में से एक नंबर माइनस। y² का भी यही रूल होगा, 2 एज इट इज और एक नंबर माइनस, लेकिन इसके साथ हम लिखते होते हैं dy/dx। ओके, सो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, x³ y² पे क्या लगेगा, पावर रूल 2y dy/dx प्लस x³ पे पावर रूल लगा तो वो 3 नीचे आ गया, एक नंबर माइनस, 2 2 = 4x। अच्छा, अब आपकी मर्जी है कि आप इस टर्म को उधर ले जाओ या उसको इधर ले आओ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस साइड पे dy को इकट्ठा करते हैं और इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। x³ 2y dy/dx, ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे माइनस हो गया, यहाँ 4x आ गया, ये प्लस है, इधर आगे क्या हो गया, माइनस। y², अच्छा ऐसे लिख लेना, 3 पहले लिख लें, उससे ये है कि चलो थोड़ा नीट हो जाएगा। 3x² y², इन दोनों में कॉमन ले लें, dy/dx, तो पीछे क्या रह गया, x³ 2y - 2y, 4x x² और y²। अच्छा, अब ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, x² y²। ये क्या बन रहा है, 2 स्टार्ट में लिख लें, 2x³ y - 2y। अच्छा, ये भी आप सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो डिनोमिनेटर में 2y कॉमन आ रहा है, 4x इसको एज इट इज, 2y जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, x³ - 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज हुआ, विद रिस्पेक्ट टू y को हमने भी सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। xy है, साइन का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos x, और ये तो एज इट इज आएगा। अच्छा जी, ये सॉल्व हो गया, एज इट इज आ गया। बेटे x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो सिर्फ y आ गया, dy/dx। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको इस साइड पर ले आओ, ताकि यहाँ से हम dy/dx को कॉमन ले लें, और ये प्लस y है, cos के साथ जाके माइनस हो जाएगा। इसमें से dy/dx मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या आ गया, x, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, सो dy/dx विल बी इक्वल्स टू cos x - y डिवाइडेड बाय, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पर आके डिवाइड हो गई। अब ऐसे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सो दिस इज और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों ने कैसे इसके अंदर प्रोडक्ट रूल वगैरह यूज किया। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब 14 के अंदर अगर आप देखो, आपके पास कैसे सॉल्व करेंगे इसको, डेरिवेटिव्स अलग अलग अप्लाई करें, x पे भी y पे भी, और डेरिवेटिव अप्लाई होगा cos of x y पे भी।
अब इसके एंगल में एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है। चले, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ पर देखो बेटे, कॉस का डेरिवेटिव हमने पढ़ा माइनस साइन, तो एंगल का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो एक्स और वाई तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, ठीक है। सो माइनस साइन एक्स वाई को मैं यहाँ पे लिखती हूँ और ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट रूल यूज करती हूँ। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन इंटू एक्स वाई, यहाँ पे सिंपल एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 है। सो ये अब इन टर्म्स को आपस से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अरेंज कर लेंगे। जब ये टर्म एक्स से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, माइनस वाई साइन ऑफ एक्स वाई आ गया, ठीक है। अच्छा, ये +1 हो रहा है, इस साइड पर आके माइनस हो जाएगा और ये टर्म माइनस है, इस साइड पे प्लस हो जाएगी। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और फिर इसको देखते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स ये ऑलरेडी था, ये प्लस में आ गया, साइन ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे +1 था। सो ये जो माइनस वाई है इसके साथ आके माइनस हो गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया 1 और यहाँ पर एक्स साइन एक्स वाई, माइनस वाई साइन ऑफ एक्स वाई -1। ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, साइन ऑफ एक्स वाई -1 डिवाइडेड बाय दिस टर्म, ठीक है। सो ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अगर कुछ कॉमन आ रहा होता तो हम उसको कॉमन ले लेते, कुछ कटिंग वगैरह हो रही होती, बट अभी इसमें ना कुछ कॉमन है, सो यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमने डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस एक्स और 1 पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट टूल, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट टूल, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये माइनस का साइन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा, प्लस था ना तो ये माइनस की वजह से वो भी माइनस हो गया, और डेरिवेटिव किसका, y का, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आंसर्स लिखते हैं। साइन का डेरिवेटिव है हमारे पास कॉस, ठीक है, और साथ एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक। ओके, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 है तो ये सिंपल आ गया, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर साइड पे आप मेंशन भी कर दो कि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अच्छा, माइनस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को इधर ही रखते हैं, बाकी दोनों को उधर ले जाते हैं। इन दोनों में अगर आप देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो तो क्या रहेगा, एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स, और ये टर्म दोनों उस साइड पे चली जाएंगी, माइनस साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स। सो अगर मुझे डेरिवेटिव चाहिए, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगी। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने 2 जगह प्रोडक्ट रूल को यूज किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप देखो, आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ
बाय cos 2x आ रहा है। साइन का डेरिवेटिव तो हमारे पास होता है cos, और साथ हम एंगल का डेरिवेटिव ले लेते हैं। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे रूल यूज होगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये डेरिवेटिव इधर ले आते हैं क्योंकि इसमें भी dy बाई डी एक्स है। cos y dy बाई डी एक्स माइनस cos 2x dy बाई डी एक्स। ये क्या रह गया, y cos का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है माइनस साइन, ठीक है, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव दोबारा से लेना है। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो अभी कॉमन लिया तो क्या आया, cos y माइनस cos 2x। इस साइड पर क्या है, ये माइनस 2x का डेरिवेटिव 2, ये आगे फॉर्म। सो अगर मुझे यहाँ से डेरिवेटिव लिखना है, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सो अब तो कुछ वैसा कॉमन नहीं आ रहा, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वहां पर डेटा देखते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 17 या इससे ऑनवर्ड्स में एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने ये बात याद रखनी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, ठीक है। सेम जो लिखा हुआ है सेम लिखना है, लेकिन अगर आपके पास इसकी पावर में कुछ और है, जिस तरह अभी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, कोई फंक्शन पूरा लिखा हुआ है एक्स के अलावा, आप एज इट इज लिखने के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा से लेते हो, जिस तरह पिछले सारे क्वेश्चन में हर तरह के रूल में आप करते हुए आ रहे हो, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब 5 की पावर 3x। अच्छा, अब इम्प्लिसिट वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, तो अब आपको दोबारा वो अरेंज वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट रूल यूज हुआ, एक्स क्यूब एज इट इज, ई की पावर 5x का डेरिवेटिव, ई की पावर 5x एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। चले, अब इसका मैं आपको डेरिवेटिव लेना सिखाती हूँ। मैंने आपको बताया जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज लिखें एक्सपोनेंशियल के, और एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव ले लें। सिंपल, बहुत इजी, सबसे इजी डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल के। ई की पावर 5x, इस पे तो पुराने वही रूल लगेगा, पावर रूल 3x²। सो यहाँ पर आप अगर देखो तो 5x डेरिवेटिव है तो 5 आ जाएगा, 3x² ई की पावर 5x, ठीक है। ये भी आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, और अगर आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले लो, ये कॉमन आ रहा है। सो 5x³ 3x², ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के आपके डेरिवेटिव का एक ही रूल है, फंक्शन एज इट इज लिखने के बाद पावर का डेरिवेटिव लेना मस्ट है, सो आपके पास रिजल्ट आ जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या डेटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, अच्छा, अब इसमें ln ऑफ x आ गया, ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो उस पर जरा डेरिवेटिव देखें ना। जब आप d बाई डी एक्स लोगे किस पे, e की पावर 4x पे, और दूसरा फंक्शन आपको ये गिवन है, ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो e की पावर 4x एज इट इज, डेरिवेटिव लेना है आपने ln ऑफ x का, इसको पढ़ते हैं ln ऑफ x, ठीक है। फिर प्लस, उसके बाद ln ऑफ x एज इट इज, और आपने डेरिवेटिव लेना है e की पावर 4x का, ठीक है। ओके, अब साइड पे मैं जरा इनके आपको फॉर्मूलाज बताती हूँ। अगर आपके पास e की पावर x है तो उसका डेरिवेटिव सेम है, और अगर उस पर कोई नंबर आ गया, कोई और फंक्शन आ गया, तो आप एज इट इज लिखने के बाद डेरिवेटिव ले लेते हो फंक्शन का, सिंपल। ओके, अगर आपके पास डेरिवेटिव है ln ऑफ x का, आप रेसिप्रोकल कर देते हो फंक्शन को,
जो भी ये फंक्शन लिखा है ना उसका रेसिप्रोकल। और अगर हो सकता है ln के अंदर कोई बड़ी टर्म लिखी हुई हो, ठीक है, ऐसे भी तो आ सकता है ना, ln ऑफ 5 + 7x पूरा फंक्शन आ रहा है, तो आप रिवर्स करने के बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे। अब अगर आप एक चीज नोट करो, आपने जितने भी डेरिवेटिव्स पढ़े हैं हर तरह के, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, सारे, अगर उसका एंगल, ये जो भी फंक्शन की बात हो कि वो अगर डिफरेंट है तो उसका डेरिवेटिव लेना मस्ट है, ठीक है। ओके, वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, ये एज इट इज। अब e की पावर 4x है, e की पावर 4x एज इट इज, उसके एंगल, उसकी पावर का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा, इससे e की पावर 4x कॉमन ले लें, दोनों में यार, इधर रह गया 1/x और इधर क्या आएगा 4 × 1 + ln ऑफ x, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक हो गया। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर आपने इसकी वैल्यूज को देखा। सो 4 × e की पावर x दिस और दिस, ठीक है। चलो, आप चाहो तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हो कि e की पावर 4x/x और e की पावर 4 × 4 × 1 + ln ऑफ x, ठीक है। दोनों के दोनों आंसर्स आपके करेक्ट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब 19 के अंदर आपके पास दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो आप कौन सा रूल यूज करते हो, कोशेंट रूल, यस। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पे कौन सा रूल इंप्लीमेंट करना है, कोशेंट रूल का। तो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव लिया बेटे, कोशेंट रूल कहता है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका ले लें स्क्वायर, वही टर्म आपने एज इट इज लिखनी है, ठीक हो गया। फिर आपने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस का साइन, इस बार ये फंक्शन एज इट इज और पीछे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, क्लियर, ओके जी। अच्छा, मैं यहाँ साइड पे डेरिवेटिव्स के आंसर लिख देती हूँ। e की पावर x का डेरिवेटिव सेम होता है और दोबारा से पावर का डेरिवेटिव लेना होता है, ओके जी। e की पावर -2x + 1, अब e की पावर 2x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x एज इट इज और साथ पावर का डेरिवेटिव, तो 2x, चले मैं लिख देती हूँ, ओके। अब इस टर्म का आपने डेरिवेटिव लेना बेटा, e की पावर -2x का डेरिवेटिव तो यही रहेगा, साथ उसके उसकी पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। ये नीचे वाली टर्म एज इट इज, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटे। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, तो 2 स्टार्ट में आ गया, e की पावर 2x, e की पावर -2x + 1, ठीक हो गया। यहाँ मैंने माइनस लगाया। अच्छा, माइनस से पहले ये देखो, -2x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास, -2, ठीक है। सो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, +2, e की पावर 2x और ब्रैकेट में आ जाएगा e की पावर -2x डिवाइडेड बाय e की पावर -2x + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चे, अब अगर आप देखो तो इन दोनों की बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 2x - 2x ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, ठीक है, ओके जी। ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो रही है, इनको आपस में इनको भी मल्टीप्लाई कर दे। 2 e की पावर 2x, e की पावर -2x + 2 e की पावर 2x + 2, बेटा ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई और इससे मल्टीप्लाई हुई, दिस डिवाइडेड बाय e की पावर -2x + 1 का होल स्क्वायर। अगेन ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो 2 और 2 आपके पास हो गए 4, ठीक है। 4 + 2 e की पावर 2x डिवाइडेड बाय दिस टर्म, ठीक है। अब मजीद तो इसमें कुछ और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। हाँ, 2 कॉमन चाहो तो ले लो, अदरवाइज दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 19, ठीक है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया। अच्छा जी बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ जाओ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 में अगर आपने जब डेरिवेटिव लेना है, सो d/dx ऑफ ln ऑफ दिस टर्म,
ठीक है। अच्छा बेटे अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको डेरिवेटिव सिखाया है ln ऑफ x का। मैंने आपसे कहा जो भी फंक्शन है उसको एक दफा रेसिप्रोकल करके लिखे और फिर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, चलो ln ऑफ दिस है तो 1 बाय दिस फंक्शन, ln ऑफ दिस फंक्शन तो 1 बाय दिस फंक्शन, और फिर आपने उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना है। पॉइंट क्लियर हुआ बेटे? ln ऑफ जो भी फंक्शन है तो 1 बाय वो वाला फंक्शन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा जी, अब e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव भी यही होगा, लेकिन साइड पे उसके पावर का डेरिवेटिव आएगा डिवाइडेड बाय दिस टर्म, ये वाली टर्म। अच्छा बेटे आपका भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे इसकी पावर का आपने डेरिवेटिव क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे तो लिख दिया है बेटे, ये सिंपल x है, आपको पता है x का डेरिवेटिव तो x ही रहेगा, सॉरी 1 आ जाएगा ना, dx बाय dx तो 1 ही होता है, तो आप लिखो ना लिखो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ओके जी, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 तो वो साइन यहाँ बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाय दिस टर्म। ठीक हो गया? सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 20। अब अगर इन दोनों के साइन सेम होते तो हम इनको कटिंग कर देते हैं, अब ये दोनों आपस में नेगेटिव हैं, मतलब डिफरेंट ऑपोजिट साइंस हैं, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इजी से क्वेश्चन है बट आपको पेपर में बहुत हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। अब अगर आप देखो तो इसका भी जब आप डेरिवेटिव लोगे, इसमें भी कौन सा ln आ रहा है, d बाय dx ऑफ ln ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर अगर आप देखो तो बेटा हम लोगों ने डेरिवेटिव ln का क्या पढ़ा है, 1 बाय फंक्शन और फिर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ln ऑफ दिस है 1 बाय दिस फंक्शन। ठीक हो गया, 1 बाय दिस फंक्शन और फिर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा मैं अंडर रूट की बजाय 1/2 लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे फिर बाद में पावर रूल लगाना है ना, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। ओके जी, ये टर्म तो साइड पर आ गई। बेटे यहाँ पर देखें x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और इसके ऊपर जब डेरिवेटिव लोगे तो क्या लगेगा, पावर रूल, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया और दोबारा से उसका डेरिवेटिव आ गया। बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना डेरिवेटिव में, वो ये आपने देखना होता है जब आप पावर रूल लगाते हो या कोई भी फंक्शन, उसका दोबारा से जो डेरिवेटिव लिखना होता है वो बच्चे अमूमन भूल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ये अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बेटा। ये 1 आ गया। अच्छा अब ये बनेगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2, और इसका डेरिवेटिव बेटा आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0 होता है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ पर देखो तो बेटा ये क्या टर्म बनी है, ऊपर x है और ये डिवाइड में आ जाएगा ना, माइनस है नीचे लिखूंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, इस टर्म के साथ इसे भी लिख देती हूँ, ये टर्म और इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा बेटे जी यहाँ पर देखो तो इसको कटिंग करने से पहले यहाँ पे मैंने इसको लिखने में गड़बड़ कर दिया, ये 1 प्लस मैंने नहीं लिखा, तो हम इसको जरा सा करेक्ट कर लेते हैं। तो फिर आप एक काम करो, इसको इस फॉर्म में लिख लो, मैं आपको बताती हूँ, उससे ज्यादा बेहतर है। ये वाली टर्म 1 बाय दिस आ गई। ठीक है, ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस एक्स बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऊपर -1/2 है ना, नीचे +1/2 हो गया। ठीक है, सो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने की ऐसे जरूरत नहीं है बेटा। ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। बेटे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ अगर आप मूव करो तो यहाँ पर अगर आप देखो आपके पास जो डेटा गिवन है वो है दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो आपने जब डेरिवेटिव लिया e की पावर -3x इंटू कॉस एक्स पे, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मेरे पास जो रूल लगता है उसका क्या नाम है, प्रोडक्ट रूल। ओके जी, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। सो बेटे कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है, माइनस साइन एक्स है,
और e की पावर -3x का डेरिवेटिव सेम लिखने के बाद पावर का डेरिवेटिव साइड से लेते होते हैं। सो ये बन गया -sin x e की पावर -3x, -3x का डेरिवेटिव -3। सो ये आ गया आपके पास टर्म। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा बेटे। चाहो तो e की पावर -3x को कॉमन ले लो, सो ये रह जाएगा -sin x -3 cos x। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 22। ठीक है, तो बेटे ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 तक का सोल्यूशन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। बेटे अब क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो थोड़ी सी चीज चेंज हो गई। क्या चेंज हो गया आपके पास? उन्होंने लिखा डेरिवेटिव तो फाइंड करें, लेकिन किसका? पैरामीट्रिक फंक्शंस का। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं बेटे? देखो अब उन्होंने आपको x और y सेपरेट दिया। पहले सिर्फ y देते थे ना इन टर्म्स ऑफ x, जिस तरह के पिछले सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन अगर आपके पास x और y जो वेरिएबल्स हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो। अब देखो x और y किस पे डिपेंड कर रहे हैं? t पे। x का फंक्शन भी t में गिवन है, y का फंक्शन भी t पे गिवन है, ऐसा ही है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो तो इनको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन, जिसमें थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा? सॉल्व ऐसे करना होता है, देखो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे आप कहोगे dx/dt, क्योंकि t है ना, t की रिस्पेक्ट से सॉल्व हो रहा होगा। एकदम मैं यहाँ पे फॉर्म लिख देती हूँ, फिर सॉल्व आपके सामने करूंगी। कॉमा ये dy है, dy को भी dt पे करना पड़ेगा, सो t+1। ओके हो गया। अच्छा लेकिन आप देखो तो यहाँ से dx/dt आ रहा है, यहाँ से dy/dt आ रहा है। मुझे तो dy/dx चाहिए। तो बेटा ये जरा साइड पे लिख के देखें, मैं आपको समझाती हूँ। इसको कहते होते हैं चेन रूल। कौन सा रूल है बेटे? चेन रूल। चेन रूल से हम इसको सॉल्व करते हैं, और अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखें dy बाय, अब dx लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि मुझे dx चाहिए। ओके अब देखो ऊपर y चाहिए नीचे x, तो y वाली टर्म तो मैं एज इट इज लिखती हूँ dy/dt। और अब यहाँ dx ऊपर लिखे, इसका रेसिप्रोकल ले लें, सो ये कैंसिल होकर इसने ये टर्म ही नहीं रहनी। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो dy/dt है उसका आंसर सेम लिखना है, और जो dt/dx है यानी कि जो आपने ये सॉल्व किया होगा इसका आंसर रेसिप्रोकल में लिखना है। ठीक है, कैसे बच्चे इसको फिर से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अमूमन इसी में गड़बड़ कर जाते हैं। आपके पास dy/dx आपने फाइंड आउट करना हो, और इक्वेशन पैरामीट्रिक हो, ये किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ t लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन में थीटा हो सकता है, उससे अगले क्वेश्चन में q हो सकता है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखें। आपने लिखा dy बाय स्पेस छोड़ दी, और यहाँ पर dx नीचे है तो यहाँ नीचे लिख दिया। ठीक है, मैं यूं करके बच्चों को ज्यादा इजी तरीके से समझ आती है कि वो फॉर्म लिखने से बेहतर है। बेटा dy ऊपर लिखा है, dx नीचे। अब इन दोनों जगह पे सेम टर्म लिखनी है। जो भी वेरिएबल है यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? t। यहाँ t आ गया, यहाँ पे भी dt आ गया। यहाँ से बच्चों को क्लैरिटी हो जाती है कि आपने dy/dt फाइंड आउट करना है और dx/dt फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलें अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ और आपको सोल्यूशन बताती हूँ। बेटे यहाँ पे देखिए t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। x का डेरिवेटिव 1 था ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू t ये भी आ गया। अब इसका जब डेरिवेटिव लेना है बेटे, तो t सबसे पहले तो ऊपर चला गया। ठीक है, जब ये ऊपर गया तो इस पे कौन सा रूल लगा? पावर रूल। पावर नीचे आ गई और इसके नंबर में से एक नंबर माइनस हो गया, सो बेसिकली ये आ गया। सो इसका एलसीएम ले लेते हैं, t² -1/t²। ये आंसर आया dx/dt का। ओके हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। बेटे t का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, ये तो सिंपल 1 लाइन में आ गया। ओके सो बेटे आपने दोनों सॉल्यूशंस निकाल लिए, एक dy/dt और एक dx/dt। अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए dy/dx, तो हमने फार्मूला पढ़ा कि dy लिखें और dx वाले का रेसिप्रोकल लिखें। बेटे ये 1 आ गया, इसका रेसिप्रोकल लें तो क्या आएगा? t² ऊपर और t² -1 नीचे। t² 1 जा t², और ये बेटे दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 23।
ठीक है बेटे, अब ये थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट था आपके लिए, इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब देखें इसमें और पिछले क्वेश्चन में फर्क आ गया कि आप नियर वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या है, 24 वाले क्वेश्चन के अंदर आपके पास अगेन टी पे डिपेंड कर रहा है, तो जरा साइड पर लिख लेते हैं। अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो डी वाई को डी टी से सॉल्व करना है और डी एक्स को भी डी टी से सॉल्व करके रेसिप्रोकल लेना है। बारी बारी डेरिवेटिव लेते हैं। सो डी बाई डी टी ऑफ किसका, टी स्केयर का। और अब मैं पहले ही इसको ऊपर लिख देती हूँ, पावर नीचे -+2 है ना, ऊपर जाके -2 लिख दी मैंने। और यहां से भी अगर मुझे डी वाई बाई डी टी चाहिए, सो टी माइनस टी की पावर -1, ये +1 है, ऊपर जाके -1 हो गया। अच्छा टी स्केयर है, तो बेटे टी स्केयर का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आएगा, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया। अगेन पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया। 2 में से 1 जाए 1 बचता है, -2 में से 1 जाए तो -3 आता है। यहाँ से डी वाई बाई डी टी चाहिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। चलो टी का डेरिवेटिव 1। अच्छा ये माइनस जब नीचे आएगा, चले मैं लिख देती हूँ, तो पावर में से एक नंबर माइनस हो गया। सो आपके पास बना 2t माइनस 2 बाय टी की पावर 3। और यहां से क्या बना, 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। मैंने पावर दोबारा से सेट कर दी। बेटे एलसीएम ले लें, ये t की पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय टी क्यूब। ठीक है, सो dx बाय dt आ गया। dy बाय dt जब चाहिए यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, चलें हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। अब जब ये दोनों सॉल्व हो गए हैं तो अब हम इसे पुट करते हैं अपने फॉर्मूला में। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt का आंसर आया t स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर इनटू इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे t क्यूब डिवाइडेड बाय 2t की पावर 4 माइनस 2। चलो यहां से t's कैंसिल हो गए, ऊपर एक t रह गया और ये रह गया। अच्छा अब अगर मैं चाहूं तो नीचे से 2 कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा t की पावर 4 माइनस 1। अच्छा बेटे आप चाहो तो आप इसको भी आंसर कंसीडर कर सकते हो, बट अगर आप देखो मुझे यहाँ फॉर्मूला नजर आ रहा है, t की पावर 4 है ना, देखिए मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ टी स्क्वायर में करके कि ये टी स्क्वायर का भी स्क्वायर है और 1 तो अपना स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1। बेटे देखें टी की पावर 4 थी ना, मैंने स्क्वायर स्क्वायर पे तोड़ दिया तो देखिए ये टर्म कैंसिल हो गई। सो टी बाय 2 टी स्क्वायर माइनस 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है बेटे, अगर आप चाहते तो यहाँ ऊपर भी तक भी कर सकते हो, इतना कोई खास मसला नहीं है, बट अगर आपको फॉर्मूला एक बनता हुआ नजर आ रहा है तो पूरी कोशिश करें कि आप फॉर्मूले को यूटिलाइज करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इसके अंदर आपके पास देखिए इस बार टी नहीं है, इस बार थीटा है, तो अगेन साइड पे फॉर्मूला लिखकर देखें। आपने डी वाई को डी थीटा से सॉल्व करना है और डी एक्स को भी डी थीटा से सॉल्व करना है विद रेसिप्रोकल। चल यहाँ से अगर मैं थीटा से इसको सॉल्व करती हूँ तो बेटे आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा रूल लगने वाला है, कोशेंट रूल। क्यों, क्योंकि दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। बाय वाली साइड पर भी देखो तो दोनों फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, दोनों पे कोशेंट रूल लगेगा। ठीक है, 1 बाय 1 दोनों पे कोशेंट रूल को इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखो कोशेंट रूल कहता है जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसका स्क्वायर ले लें, फिर वही टर्म एज इट इज लिखें, फिर ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लें माइनस, फिर वो टर्म एज इट इज रखें और पिछली टर्म का डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, अच्छा जी, सो थीटा स्क्वायर प्लस 1, बेटे थीटा स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लगा तो 2 नीचे आ गया, 2 थीटा बन गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस ये लिखा थीटा स्क्वायर अगेन 2 थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटे अब अगर आप देखो तो इसमें आपके पास 2 थीटा कॉमन है,
जरा 2 थीटा को कॉमन लें, क्या रह गया यहाँ पे, थीटा स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस है, दोनों के साइन चेंज हो गए, ठीक है। सो दिस टर्म, ये और ये कैंसिल हो गया, ये कितने हो गए, 2, 2 और 2 4, 4 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसका आंसर आया, dx बाय dt का। ओके जी, अब dy बाय dt को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ताकि डिफरेंस रह जाए। चले, इस पर भी अगर आप देखो तो बेटा कौन सा फार्मूला लगेगा, क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अच्छा बेटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0, सिंपल 1 आ गया, दिस अगेन यहाँ पे भी 1 आ गया, थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटे यहाँ पे तो थीटा प्लस 1 है, इस माइनस से दोनों के साइन चेंज हो गए, थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास आ गया 2 बाय थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये किसका आंसर है, dy बाय डी थीटा का, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सो अगेन यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, dy बाय डी थीटा का आंसर आ गया ये, ठीक है। और अब इस आंसर को रेसिप्रोकल करके लिखें, ये डी थीटा, सो थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 थीटा, 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो बेटा ऊपर आ गया थीटा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा इंटू थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा और तो कुछ भी मुझे नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है, कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसके पावर स्क्वायर है, ये सिंगल है। सो ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है, आपका सोल्यूशन रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास t नहीं था, इसके अंदर हमारे पास थीटा आ गया, तो हमने थीटा से इसको सॉल्व किया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। बटे 26 के अंदर आप देखो तो आपके पास यहाँ से कर लेते हैं, थीटा की फॉर्म में है, अगेन dy बाय dx अगर चाहिए तो y को भी थीटा पे सॉल्व करना पड़ेगा और x को भी करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, dx बाय डी थीटा साइन 2 थीटा, यहां पर भी लिखें dy बाय डी थीटा कॉस 4 थीटा, ठीक है। चले बेटे, साइन 2 थीटा है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेना होता है। यहाँ पर देखिए कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और फिर एंगल का हमने दोबारा से डेरिवेटिव लेना होता है। 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आ गया, ये आ गया dx बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा का आंसर आया, यहाँ से 4 आ गया, साइन 4 थीटा। सो अब इसको अगर मैं फॉर्मूला में पुट करती हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, ओके, dy बाय डी थीटा का आंसर आया -4 साइन 4 थीटा। और अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल में आ गया 1/2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो गए, -2 साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बेटे अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती थी, याद थी, तो हमने ऊपर साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ है, अगर हम उसे ओपन करते हैं तो ये cos 2 थीटा कैंसिल हो सकता है, ठीक है। बट एनीवेज इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री डिमांड नहीं की गई, आपसे चेन रूल पूछा गया, तो अगर आप वो सही कर लेते हो तो मोर देन इनफ है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा लिख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्टेप है। इसको आप लिख सकते हो 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। सो ये बनता है -4 साइन 2 थीटा, ठीक है। हो सकता है किसी की बुक में या कहीं और सोल्यूशन में आपको ये आंसर लिख नजर आ रहा हो। सो ये दोनों सेम आंसर्स हैं, ठीक है। सो होप सो आपको बेटा पैरामीट्रिक इक्वेशन समझ आई होंगी कि अगर आपके पास
एक्स और वाई किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हो, उसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसको डील कैसे किया जाता है। ठीक है, दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव्स लेके फिर उसको कलेक्टिवली सॉल्व किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखो तो बेटे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। बेटे क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर कॉन्सेप्ट देखो तो उन्होंने आपसे कहा है डेल वाई और डी वाई फाइंड आउट करें। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में इस चैप्टर का इंट्रो लिया था, उसमें जब मैंने आपको डेरिवेटिव से ग्राफ्स बना के बताए थे तो उससे मैंने आपको बताया था कि डेल वाई आपके पास चेंज आ रहा होता है और डी वाई भी एक चेंज है। ठीक है, सो आप इसे सॉल्व कैसे करते हो बेटे? देखें, डेल वाई आपने क्या पढ़ा था? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन में जितना भी चेंज आ रहा था उसमें से फंक्शन को माइनस किया था। ठीक है, और जो आपके पास डी वाई होता है वो होता है आपके फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ठीक है, ये इसके अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, अब आप देखना इनका सोल्यूशन भी सॉल्व करोगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत बहुत थोड़ा सा ही सही बट चेंज जरूर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके, सो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटे। ये आपके फार्मूला से मैंने लिख दिया। सबसे पहले डेल वाई फाइंड आउट करते हैं। डेल वाई कहता है कि एफ के अंदर, चले मैं पहले अलग अलग वैल्यूज निकाल लेती हूँ बेटे। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स तो ये वाई ही है। अब हम करते हैं एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, फंक्शन के अंदर डेल एक्स करते हैं तो बेटे ये क्या बनेगा? एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया। सो एक्स स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 1। बेटे माइनस की वजह से इन दोनों के साइंस क्या हो गए? चेंज हो गए। सो ये तो कैंसिल हो गया। आपके पास रह गया डेल एक्स का स्क्वायर 2x डेल एक्स। ठीक है, चले, ये तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया? हमने डेल वाई फाइंड आउट किया। इसको मैं जरा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि हम बाद में आंसर्स को कंपेयर कर सकें। अब मैं यहाँ से आपको फाइंड आउट करके देती हूँ डी वाई। उसके लिए आपको फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। बेटे फंक्शन का डेरिवेटिव देखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और x1 का डेरिवेटिव तो 0। साथ आपने लिखना है डेल एक्स। ठीक हो गया, चलो ये भी आंसर आ गया। अब आप अगर ध्यान करो तो इनमें वाजिया फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? डेल एक्स स्क्वायर मिसिंग है डी वाई में, सो इट इज क्लियरली शो that there is a difference of del x का स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये लिखो ना लिखो, बट एनीवेज आपको डेल वाई और डी वाई फाइंड आउट करना था तो ये उसका वे था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। बेटे क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर अगर आप देखो, अगेन आपको सबसे पहले डेल वाई चाहिए। डेल वाई का फंक्शन है एक्स प्लस डेल एक्स में से एफ ऑफ एक्स को माइनस किया जाता है, और डी वाई का फंक्शन मैंने आपको बताया है कि आप डेरिवेटिव के साथ डेल एक्स लिखते हो। ठीक है, चलिए एफ ऑफ, अच्छा एक सेकेंड, अब यहाँ पे फंक्शन है पुट कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग तो होगी नहीं, तो ये बस सिंपल ही रहेगा। एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपका डेल वाई है। बेटे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स डेल एक्स। तो अब ये देख लें, ये है आपके पास सोल्यूशन। सो इसमें आगे आपको मजीद सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप कह दोगे दिस इज और रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, सो ये है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। होप सो बेटे आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 29। बेटे अब क्वेश्चन नंबर 29 में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल टू फाइंड द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ठीक है, आपके पास एक नंबर है, मतलब एक आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, आपने ना उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल
आप अगर अभी अपनी कैलकुलेटर पे 1.8 की पावर 5 लिखो, ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लेकिन हमने डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। बेटे आपको याद हो तो हमने डेल वाई किसके इक्वल लिखा हुआ है, आपके पास ये चेंज के इक्वल होता है, ठीक है। फंक्शन में उसके अंदर जितना चेंज है उन दोनों को डिफरेंस लो तो वो डेल वाई होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप देखो ये माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स में अगर डेल वाई प्लस हो तो वो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू, फॉर अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, बहुत अगर एक्स की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए बेटे, तो तब हम कह सकते हैं कि डेल वाई अप्रोक्सीमेटली डी वाई के इक्वल होता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने कॉन्सेप्ट देखा तो वो उसके बहुत करीब सा था, ठीक है। तो आप अगर इसको चेंज करो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के प्लस डी वाई के, ठीक है। तो यहां से हमारे पास डिफरेंशियल इंक्लूड हो गया। अब हमने डी वाई की भी वैल्यू पढ़ी है कि हम डी वाई को क्या लिखते होते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स डेल एक्स। तो अब क्योंकि हम लोग डी वाई के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसे हम डी वाई लिखेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है बेटे, डेल एक्स हो या डी एक्स हो, दोनों हमेशा सेम होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल है। बल्कि यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट लिख देती हूँ, हमेशा याद रखना है, डी एक्स हमेशा डेल एक्स के इक्वल होता है, जबकि डी वाई और डेल वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा एक्स में चेंज तो एक्सिस में जैसा आ रहा होता है ना, अब पता नहीं आपको कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। बेटा ये जो आपके पास है ये चीज डेल एक्स की थी और ये चीज डेल वाई की थी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कर्व आ जाती है तो डेल एक्स तो उतना ही रहेगा ना, ये जो डेल वाई है इसमें चेंज आता है, ठीक है। इस वजह से इन दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। एनीवेज बेटे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको मजीद क्लैरिटी हो कि मैं कैसे क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसके करीब किसी नंबर पे होना है जिसका हमें एग्जैक्ट आंसर पता हो। देखिए 1.8 के करीब कौन है, 2। तो बेसिकली उन्होंने आपको x प्लस डेल एक्स दिया है 1.8 की पावर 5। मैं क्या करती हूँ, इसको जरा सा तोड़ के लिखती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर 2 में से 0.2 माइनस किया जाए वो भी तो 1.8 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब अगर आप यहाँ से डेटा देखो, x की वैल्यू मैंने क्या ले ली 2 और डेल एक्स की वैल्यू मैंने ले ली -0.2, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स अगर आप ध्यान करो, x की पावर क्या बन रहा है 5, ठीक है। और फिर क्योंकि मुझे इसके अंदर डेरिवेटिव भी चाहिए तो मैं डेरिवेटिव ले लेती हूँ। 5 नीचे आ गया, x की पावर में एक नंबर माइनस हो गया, और उसकी रीजन क्या है, क्योंकि मैंने क्या लगाया है, पावर रूल। ओके चले, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटे। ओके जी, अब आपके पास डी वाई अगर आपने लिखना है, जो ये डी वाई वाली टर्म थी, डी वाई हमने क्या पढ़ा, एफ प्राइम ऑफ एक्स के साथ डेल एक्स या डी एक्स लिखते होते हैं। तो बेटे एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आया आपको, एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास आया 5 एक्स की पावर 4 और डेल एक्स कितना है -0.2। चले आप डी की बजाय ना बेटे यहाँ डेल एक्स लिख लो, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे तो ये किस नंबर पे चाहिए, एक्स की वैल्यू मैंने क्या लिखी हुई है 2 पे लिख देते हैं 5 2 की पावर 4 -0.2। इस सारे को सॉल्व करो बेटा, -16 आता है। तो डी वाई का आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पुट करने के लिए। सो अच्छा, एफ ऑफ एक्स देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। चले अब हम ताकि इजीली अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं, हमारा सारा डेटा क्लियर है, यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखते हैं। सो आप क्या कहोगे, यहाँ पर आपने लिखना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा फंक्शन, उसके डेरिवेटिव को dx के साथ लिखने से आता है। चलिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स मैंने कहा 1.8 की पावर 5। एफ ऑफ एक्स क्या है, x की पावर 5, और यहां से सारे का आंसर आया -16। बेटे यहाँ पे पावर पुट कर दे 2, सो x की वैल्यू है 2 की पावर 5। बेटा आप सेपरेटली यहाँ पे पहले भी फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। एनीवेज
2 की पावर 5 होती है 32, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 16। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, कि आप किसी करीबी नंबर के ऊपर इसको तोड़ते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना सोल्यूशन देखते हो। ठीक है, सो इस ये था आपके बेटा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डिफरेंशियल। यहाँ से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 30, अब उन्होंने आपसे कहा है कि 37 का अंडर रूट बताएं। ठीक है, अच्छा अब मुझे इसके करीब करीब किसका अंडर रूट पता है, 36 का। तो मैं एक काम करती हूँ, उसको 36 पे तोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई मुझे ये पता है कि 36, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो मेरा फंक्शन है वो है अंडर द रूट ऑफ एक्स। ठीक है, और मैंने x ले लिया किसको, 36 को, और डेल x ले लिया मैंने 1 को। ओके, अब फंक्शन का ले लेते हैं डेरिवेटिव। पावर रूल क्या कहती है, पावर नीचे, पावर में से एक नंबर माइनस। ठीक है, चले अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स देखें तो ये है अंडर द रूट ऑफ एक्स, यानी कि अंडर द रूट ऑफ 36, यानी कि 6। एफ प्राइम ऑफ एक्स 1/2 अंडर द रूट ऑफ एक्स, 1/2 अंडर द रूट ऑफ 36, 1/2 इंटू 6, 1/12। ठीक है, चलो अब वो जो डी वाई लिखना है डी वाई लिख लेते हैं, कि जो आपके पास डेरिवेटिव है उसके साथ डी एक्स लिखते होते हैं। सो 1/12, डेल एक्स कितना है 1। बेटे यहाँ डी एक्स साथ लिख लो, आप भूल ना जाओ, डेल एक्स डी एक्स सेम है। सो ये आ गया 1/12। ठीक है, चले अब हम अपने फंक्शन में इसको पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का फॉर्मूला है कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव विद चेंज। तो फंक्शन का आंसर आया 6 और इसका आंसर आया 1/12। तो बेटे इसको कैलकुलेटर पे आप डालो तो आपके पास आंसर आता है 6.0833। तो अंडर रूट 37 का आंसर अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है। ठीक है बेटे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम उस करीब नंबर के इक्वल के ऊपर इसको ब्रेक करते हैं जहां पे हमें आंसर का आइडिया होता है एक, ठीक है, या डिफाइंड एक आंसर गिवन होता है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। बेटे ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। इन चारों में से इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांस है। अच्छा बेटे देखो, अब इसको किस पे तोड़ूं। अब आपको याद है तो साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता होती है, तो मैंने साइन 30 पे तोड़ दिया। मैंने कहा x 30 है, डेल x जो है वो 1 डिग्री है। ठीक है, अच्छा ओके। अच्छा बेटे अब एक चीज याद रखनी है आपने, ये डिग्री में 1 गिवन है, ठीक है, तो लेकिन मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व करना है रेडियन में, जो हम नॉर्मल नंबर सॉल्व करते हैं। तो बेटा आपने इसको चेंज करना है, किसमें, नंबर्स में। सो ये बन जाएगा 0.017। ठीक है, डेल एक्स आपके पास ये आ गया, डेल एक्स। ओके जी बेटा, बाकी वैल्यू चेक करते हैं। फंक्शन आपके पास आ गया साइन एक्स। अब अगर इसका डेरिवेटिव पूछूं तो वो होगा कॉस एक्स, और अगर डी वाई निकालूं तो वो होता है फंक्शन का प्राइम विद चेंज। तो कॉस ऑफ 30 विद 0.017। सो दिस विल बी, आपके पास बेटा इस सारे को आप सॉल्व करते हो, आपके पास आंसर आता है 0.0147। ठीक है, अच्छा बेटे मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए कहा है कि अब ये क्वेश्चन मिलेगा, बच्चे क्या करेंगे, यहाँ डेल एक्स को 1 लेंगे, 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये डिग्री में गिवन है। हमने डिग्री में तो नहीं, हमने तो नंबर्स में सॉल्व करना है, तो हम उसको वापस रेडियन में चेंज करते होते हैं। एनीवेज ये डी वाई डेल वाई भी आ गया। ओके, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स किसके इक्वल है, फंक्शन और इस चीज के। बेटे फंक्शन क्या है, साइन 30 डिग्री, और इन दोनों को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया विच इज 0.0147। तो जब आप कैलकुलेटर पे डालते हो तो ये बनेगा ये टर्म साइन 31 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक हो गया, हमारे पास इस बार साइन 31 गिवन था, हमने साइन 31 के ऊपर 30 पे इसको ब्रेक कर दिया, 30 + 1। ठीक हो गया, और फिर हमने उसको सॉल्व किया।
और इसके अंदर हमारे पास साइन का डेरिवेटिव कॉस यूज हुआ और हमने नॉर्मल फार्मूला में वैल्यूज को पुट किया। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। बेटे आप अगर देखो तो उन्होंने आपको ब्रेक करके खुद ही दे दिया। अब यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू दी है उन्होंने π/4 और डेल एक्स उन्होंने दिया 0.1। ठीक हो गया, चलें हमारे लिए इजी हो गया। फंक्शन आपके पास tan x गिवन है। अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लूं, tan का डेरिवेटिव याद है सीकेंड स्क्वायर x होता है। चलें जी, f प्राइम ऑफ x के अंदर अगर आप वैल्यू डालो तो सीकेंड ऑफ π/4 का स्क्वायर। बेटे अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर सही नहीं लेते। बेटे सीकेंड एक्स का स्क्वायर है ना, आपने सीकेंड एक्स की वैल्यू का स्क्वायर लेना है। अब आप कहोगे कैलकुलेटर पे तो सीकेंड का बटन ही नहीं है, तो बेटे सीकेंड क्या होता है 1/cos। कॉस का तो बटन है ना आपके पास, पाई की जगह 180 पुट करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आप कैलकुलेटर पे डालोगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 2। ओके, सो नाउ डी वाई कैसे आएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स के साथ डेल एक्स मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 से विच इज 0.2। ओके हो गया, चले फार्मूला में इसको पुट करते हैं। फार्मूला क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डेल एक्स। तो बेटे एफ ऑफ एक्स का मतलब है tan ऑफ π/4 प्लस इस सारे का आंसर ऑलरेडी 0.2 मुझे पता है। ठीक है बेटे, tan की पाई 180 लिखो तो 180 को 4 पे डिवाइड करो तो ये आता है 45। tan 45 पे हमें आंसर 1 देता है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1.2। सो tan ऑफ π/4 प्लस 0.1 इसका आंसर है 1/2। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.7 एंड होती है। ठीक है, होप सो बच्चे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कहीं पर आपको कोई गड़बड़ या एरर होता है आपका सॉल्व करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, सो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।